नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत का पाकिस्तान पर निशाना, कहा उपदेश देना बंद करें और लाखों पीड़ितों के प्रति जिम्मेदारी पर ध्यान दे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ड्रैगन की कैसे कसनी है लगाम, अमेरिका जापान के मंत्रियों के बीच बैठक में इसकी होगी चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना को हरा कर मानेगा इंडिया, एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख लोगों ने लगवाई वैक्सीन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत का पाक पर निशाना, कहा उपदेश देना बंद करें और लाखों पीड़ितों के प्रति जिम्मेदारी पर ध्यान दें। जी हां दोस्तों, भारत ने कहा कि अब समय आ गया है कि एक नाकाम देश पाकिस्तान को उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड तथा जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उसके भेदभावपूर्ण रवैये पर तत्काल ध्यान दें। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि के वक्तव्य के बाद अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने यह बात कही। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान उपदेश देना बंद करे और अपने यहाँ लाखों पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दे। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन कुमार बेढ़े ने कहा, परिषद को पाकिस्तान के जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव एवं उसके निंदनीय मानवाधिकार रिकॉर्ड पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अब समय आ गया है कि एक विफल देश पाकिस्तान उपदेश देना बंद करें और अपने यहाँ के लाखों पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन की कैसे कसनी है लगाम, अमेरिका जापान के मंत्रियों के बीच बैठक में होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और जापान के रक्षा और विदेश मंत्री हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने क्षेत्र में अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। हाल ही के दिनों में ड्रैगन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामकता बढ़ाई है। बीजिंग ने यहां कृत्रिम द्वीप तक बनाए हैं और वहां सैनिकों को तैनात करना शुरू किया है। ऐसे में इस क्षेत्र में आने वाले मुल्कों पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को अपने जापानी समकक्षों विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतोगी और रक्षा मंत्री नोबुओ किशिदा के साथ 2+2 सुरक्षा वार्ता करने वाले हैं। अमेरिकी मंत्री सोमवार देर रात टोक्यो पहुंचे हैं। बाइडेन का अपने प्रमुख मंत्रियों को अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में जापान भेजने के फैसले का जापान के लिए कई मायने हैं। चीन को कैसे सबक सिखाना है, इस पर होगी चर्चा। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि अमेरिकी मंत्रियों का टोक्यो आना दिखाता है कि अमेरिका वाशिंगटन टोक्यो के गठबंधन को महत्व देता है। उन्होंने कहा, चीन वह विषय होने वाला है जिस पर मैं और ब्लिंकन सबसे अधिक चर्चा करने वाले हैं। इसमें यह भी शामिल है कि चीन को कैसे सबक सिखाना है। दरअसल जापान एक नाजुक कूटनीतिक स्थिति में है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्र के अन्य मुल्कों की तरह चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। जापान के लिए खतरा पैदा कर रहा है चीन। टोक्यो को लगता है कि समुद्र में बढ़ती चीनी गतिविधियां इसके लिए एक बड़ा खतरा है। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में सैन्यकृत मानव निर्मित द्वीपों का निर्माण किया है। चीन लगभग सभी समुद्री मछली मारने वाली जगहों और जल मार्गों पर अपना दावा कर रहा है। चीन ने जापान के नियंत्रण वाले सेनकाकु द्वीप समूह पर अपना दावा किया है। इससे टोक्यो चिंतित है। चीन में इसे दियागु कहा जाता है और वह इस विवादित क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ा रहा है। चीन ने विस्तारवादी होने से इनकार किया है और कहा है यह केवल अपने क्षेत्रीय अधिकारों का बचाव कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को हराकर मानेगा इंडिया, एक दिन में रिकॉर्ड 30 लाख लोगों ने लगवाई वैक्सीन। जी हां दोस्तों, भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,29,47,432 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि 15 दिन के अंदर 60 साल से अधिक आयु के 1 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं। सुबह 7 बजे तक संकलित आंकड़ों के अनुसार 15 मार्च को 24 घंटे के दौरान 30,39,394 लाभार्थियों को टीकों की पहली जबकि 4,12,295 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक कुल 3,29,47,432 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से पहली खुराक के तौर पर 2,70,79,484 जबकि दूसरी खुराक के रूप में 58,67,948 टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के नए मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोमवार को डेटा के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल नए केस में 78.41% मामले इन्हीं राज्यों के थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों का प्रमुख कारण उचित कोविड व्यवहार में लापरवाही करना है। कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल लगभग बनकर है तैयार, पीएम मोदी करेंगे दीदार।
जाने इसकी खासियतें। जी हाँ दोस्तों, एफिल टावर से भी ऊंची और कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचाई का रेलवे पुल लगभग बनकर तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर बारामूला लिंक रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले चिनाब आर्क का लोअर आर्क सफलतापूर्वक बन चुका है। टीवी नव भारतवर्ष से बातचीत में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि लोअर आर्क के बाद जल्द ही इस महीने के अंत तक अपर आर्क बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जल्द ही इस पुल पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 272 किलोमीटर लंबाई वाले इस रेल लिंक में 161 किलोमीटर बनकर तैयार हो गया है और शेष जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि इसमें 119 किलोमीटर केवल टनल ही है जिसके माध्यम से रेल ट्रैक गुजरेगी। आशुतोष गंगल ने बताया कि उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट लगभग 272 किलोमीटर का है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पुल मील का पत्थर साबित होगा। विज्ञान और तकनीक का बेहतरीन उपयोग इस पुल के निर्माण में देखने को मिला है। इस प्रोजेक्ट में 38 टनल है जिसमें सबसे लंबी टनल की लंबाई 12.75 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर बारामूला रेल लिंक पर चिनाब आर्क एक स्पेशल ब्रिज है जिसकी लंबाई 467 मीटर है। इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है। नदी के तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। इसकी तुलना में यह ब्रिज काफी ऊंची है। इस ब्रिज को बनाने के लिए खास तरह के 2 केबल कार को बनाया गया जिसकी क्षमता 20 और 37 मीट्रिक टन है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवा की रफ्तार को भी यह पुल आसानी से झेल सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, मैं ज्योतिष नहीं हूं लेकिन भाजपा को चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल होगा, राजनाथ का दावा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं ज्योतिष नहीं हूं लेकिन भाजपा को चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल होगा, इसे लेकर मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बंगाल में इस बार भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा के चुनाव में बंगाल की जनता ने 42 में से 18 सीटों पर भाजपा को विजय दिलाकर ये साफ संकेत दे दिया है कि अब विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा। उन्होंने आगे कहा, ममता दीदी को छोड़ किसी ने भी आरोप नहीं लगाए। जांच एजेंसियों व ऑब्जर्वर की रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा मामलों में चूक की वजह से घटना हुई। उम्मीद है वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से साफ है कि सुरक्षा में चूक की वजह से दुर्घटना हुई है। ये उनकी हताशा का ही परिणाम है कि उस चोट के लिए भाजपा को लांछित करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री से सवाल किया गया कि बगैर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के भाजपा को हार का खतरा हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, चुनकर आए विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा, उनके आरोप कोई महत्व नहीं रखते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने 2014 से सरकार का संचालन किया है। लोगों ने हमारा समर्थन किया। दूसरे कार्यकाल में हमें बड़ी संख्या में सीटें मिली। क्या हमने सरकार सही तरीके से नहीं चलाई तब हम 2019 के चुनाव में इस तरह का बहुमत नहीं मिलता। बता दें कि पिछले सप्ताह नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी। अब वे व्हील चेयर पर बैठकर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। इस घटना के लिए ममता पांव में लगी चोट से भाजपा पर चोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। भाजपा पर हमले जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी साजिश उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से नहीं रोक सकती है। हालांकि सूबे के मुख्य सचिव और चुनाव पर्यवेक्षकों की ओर से मिली रिपोर्ट के बाद निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी को चोट लगने के पीछे कोई साजिश नहीं बल्कि हादसा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएई में इंडियन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास, आईएएफ ने भेजी तस्वीरें। अमेरिका, फ्रांस समेत 7 देशों की वायुसेना शामिल। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के आकाश में भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। 7 देशों की एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स अपना दम दिखा रही है। 27 मार्च तक यूएई के आकाश में 7 देशों की एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें आज भारतीय वायुसेना ने सुखोई के साथ युद्धाभ्यास किया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट कर युद्धाभ्यास की तस्वीरों को देश की जनता के साथ शेयर किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने लिखा है, संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में इंडियन एयरफोर्स का ऊंचा और संयुक्त उड़ान। ट्वीट के साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 तस्वीरें विदेशवासियों के साथ शेयर की गई हैं। यूएई में भारत पाकिस्तान का होश उड़ रहा है और भारत का साथ दे रहा है पाकिस्तान का ही दोस्त मुल्क यूएई। जी हां, यूएई में इंडियन एयरफोर्स पहली बार युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में हिस्सा ले रहा है, जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के पेशानी पर परेशानी ला दी है। भारत के लिए ये युद्धाभ्यास कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये युद्धाभ्यास कई मायनों में परेशान करने वाला है, क्योंकि खाड़ी देशों में जिन देशों को पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है, हर वो देश इस एयरफोर्स ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। साथ ही F-16 को लेकर भी पाकिस्तान के माथे पर पसीने आ गए हैं। सामरिक लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले फारस की खाड़ी में पहली बार इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं, लिहाजा इस युद्धाभ्यास का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस युद्धाभ्यास में बुधवार को 6 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट
2 C-17 ग्लोब मास्टर, 3 एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स के करीब 125 जवान इस डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के साथ इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, UAE, सऊदी अरब और बहरीन एयरफोर्स भी शामिल हैं। ग्रीस, जॉर्डन और कुवैत इस एयरफोर्स वारफेयर को ऑब्जर्वर बनकर वॉच कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में अमेरिका की F-015 और F-16 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है, जबकि फ्रांस ने रफाल और मिराज 2000 को युद्धाभ्यास में भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ड्रैगन को घेरना भी है मकसद। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत का दौरा करेंगे। बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का मकसद यूके के लिए और अधिक अवसरों को तलाशना होगा। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ मिलकर चीन की चालबाजियों के खिलाफ खड़ा होना है। बता दें कि बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनका यह दौरा रद्द हो गया था। बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। इस क्षेत्र में ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद उनकी पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा क्या होगी। वैसे बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने मजबूत संबंधों को संरक्षित करते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार मंगलवार को देश की ब्रेक्सिट, रक्षा और विदेश नीति की प्राथमिकताओं को सामने रखेगी। दरअसल यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद अब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के लिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। चीन से यूके का कई मुद्दों पर मतभेद किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में भारत से साथ खड़े होकर बोरिस जॉनसन एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इधर चीन को घेरने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी से बने क्वाड संगठन ने भी कमर कस ली है। मौजूदा दौर में यह घटनाक्रम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे उल्लेखनीय वैश्विक पहल कहा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021। अमित शाह और नड्डा देर रात अचानक पहुंचे कोलकाता। भाजपा नेताओं के साथ की मैराथन बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह सोमवार को बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद चुनाव प्रचार के लिए असम चले गए थे। हालांकि असम से शाह अचानक देर रात कोलकाता पहुंच गए। शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी कोलकाता पहुंचे। नड्डा भी असम में ही चुनाव प्रचार के सिलसिले में थे। भाजपा सूत्रों के अनुसार दोनों शीर्ष नेताओं ने महानगर के वेस्टर्न होटल में बंगाल में भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ देर रात तक मैराथन बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। अचानक दोनों कद्दावर नेता एक साथ कोलकाता क्यों पहुंचे हैं, इसे लेकर कई बातें हो रही हैं। पहले कहा गया कि तीसरे और चौथे चरण के कई प्रत्याशियों के नामों को लेकर काफी असंतोष देखा जा रहा है, उसके कंट्रोल के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हेस्टिंग्स स्थित भाजपा के मुख्य चुनाव कार्यालय के समक्ष भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। हुगली में विक्षुब्धों ने भाजपा दफ्तर को बंद कर दिया। तृणमूल से आए नेताओं को टिकट देने को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है, उसके मद्देनजर पहुंचे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पहले चरण के मतदान से पहले रणनीति एवं बाकी चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर शाह व नड्डा प्रदेश नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शाह ने झाड़ग्राम व बांकुड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। हालांकि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते शाह झाड़ग्राम की रैली में सशरीर नहीं पहुंच सके। यहां उन्होंने डिजिटल माध्यम से रैली को संबोधित किया। इसके बाद दोपहर में उन्होंने बांकुड़ा जिले के रानी बांध में जाकर सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर करारा हमला बोला, फिर असम चले गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 इंडिया। भारत में एक दिन में फिर आए 24,000 से ज्यादा कोरोना मामले, 131 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, से ही कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में ये कोरोना वायरस की एक दूसरी लहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,492 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में सामने आए 24,492 नए कोविड-19 केसों के बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों की पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। वहीं देश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,58,856 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20,191 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या फिलहाल 2,23,432 है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,10,27,543 हो गई है। देश में 16 मार्च सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों अब तक 3,29,47,432 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन राउंड 2 की शुरुआत 1 मार्च से शुरू हुई है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक और 45 साल अधिक जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि बीते दिन 15 मार्च के मुताबिक मंगलवार को नए कोरोना केसों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में 15 मार्च को एक दिन में कोरोना के 26,291 नए मामले सामने आए थे और 118 लोगों की मौत हुई थी। भारत में पिछले लगभग एक हफ्ते से
कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। देश में संक्रमण के मामलों में से 61% मामले सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के अलावा भारत में पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। देश के कुछ पहाड़ी राज्यों में आज पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिस कारण यहां बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। देश के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी और बारिश रुक रुक कर देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च से अगले 5 दिनों तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इस दौरान बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 19 मार्च तक तेज बारिश हो सकती है। इस राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 16 मार्च की रात से अपना प्रभाव दिखाएगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 17 और 18 मार्च को तेज बारिश व बर्फबारी होगी। वहीं 18 मार्च और 19 मार्च को देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी इसके प्रभाव के कारण बारिश और तूफान के आसार हैं। इसके अलावा अगले 5 दिनों में 18 से 20 मार्च तक मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में अभी अगले 5 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावना नहीं है। विभाग के मुताबिक देश में अभी अगले 5 दिन गर्म हवाएं चलने की संभावना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाक को लगेगा झटका, भारत का विश्व विजय अभियान शुरू। जी हां दोस्तों, भारत अब क्वाड देशों और अन्य प्रमुख रणनीतिक सहयोगियों के साथ अपने नौसैनिक अभ्यासों को लगातार बढ़ा रहा है, जिसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन सैन्य सहयोग मजबूत करने और क्वाड प्लस नेवी ड्रिल को सुनिश्चित करने के लिए एशिया के लिए अपना पहला दौरा शुरू किया। क्वाड नाम से मशहूर गठबंधन। आपको बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत इन चारों देशों के सत्ता शीर्ष की हुई वर्चुअल बैठक को दुनिया के राजनयिक हलकों में एक गंभीर परिघटना के रूप में दर्ज किया गया है। क्वाड नाम से मशहूर इस गठबंधन को चीन विरोधी के तौर पर माना जा रहा है। एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच के रूप में यह 2007 से कायम है, लेकिन इसकी शिखर बैठक पहली बार ही आयोजित हुई है और यही क्वाड की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा है। हवाई में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड में बोलते हुए ऑस्टिन ने कहा कि वह जापान, दक्षिण कोरिया और भारत की यात्रा कर रहे थे ताकि चीन के खिलाफ गठबंधन और विश्वासघात को और भी मजबूत किया जा सके। इस बारे में एक अधिकारी ने कहा कि भारत फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसके प्रमुख सैन्य साझेदार और समुद्री खुफिया जानकारी साझा करना वर्षों से बढ़ाया गया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कुछ अन्य देश क्वाड देशों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने नवंबर में भारत प्रशांत को चीन के सामने सुरक्षित रखने के लिए शीर्ष पायदान मालाबार नौसेना अभ्यास का 24 संचालन किया था। भारत ने अन्य 3 क्वाड राष्ट्रों के साथ साथ फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ पूरे हिंद महासागर क्षेत्र और उसके बाहर भी अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए पारस्परिक सैन्य लॉजिस्टिक समझौता किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते कोरोना के बीच पीएम मोदी ने फिर बुलाई बैठक, सभी मुख्यमंत्रियों से 17 मार्च को करेंगे बात। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना से अब तक की लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक भी लेंगे। पीएम मोदी यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेंगे। पिछले 24 घंटे में नए मामले 26,000 के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,291 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,13,85,339 हो गई है। वहीं कोरोना के चलते 118 नई मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,58,725 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,19,262 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,07,352 है। देश में कुल 2,99,08,038 लोगों की कोरोना वायरस की वैक्सीन लग गई है। पंजाब में बोर्ड परीक्षाएं टली। उधर पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने का फैसला लिया है। पंजाब के शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में 22 मार्च से आरंभ होने वाली
12वीं की कक्षा अब 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएंगी। वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई तक करवाई जाएंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सूरत में कोरोना स्पेशल अस्पताल फिर से खोले जाने का फैसला लिया गया है। 500 बेड वाले कोरोना के इस अस्पताल को फिर से शुरू किया गया है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था, लेकिन मामले फिर से बढ़ने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।